Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजव्यवस्था से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी की तैयारी में काफी अहमियत रखता है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये प्रदेश मतलब स्टेट से अलग क्यों हैं, इनका शासन कैसे चलता है और हाँ, संविधान इनके बारे में क्या कहता है, खासकर लक्ष्मीकांत के चैप्टर 41 के कॉन्टेक्स्ट में। हम इसी की परतें खोलेंगे, है ना? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्यों जरूरत पड़ी इनकी। देखिए, ये सवाल बहुत फंडामेंटल है। जब भारत में इतने राज्य थे ही, तो अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हाँ, अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं, तो ब्रिटिश राज के समय कुछ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे। फिर आजादी के बाद संविधान में पार्ट सी और पार्ट डी राज्य बनाए गए जी। और फिर आया 1956 का साल। तब हुआ 7वां संविधान संशोधन और साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पास हुआ। और इन्हीं के तहत इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लेकिन क्यों, मतलब क्या कारण थे इसके पीछे? देखिए, कोई एक कारण नहीं था, कई वजहें थीं। कुछ तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे। जैसे दिल्ली। अब दिल्ली देश की राजधानी है, तो उसका प्रशासन सीधे केंद्र के पास रखना ज्यादा जरूरी समझा गया। कुछ क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान बहुत अलग थी, उन्हें बचाए रखना था। अच्छा। और कुछ का सामरिक महत्व मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हिंद महासागर में उनकी लोकेशन बहुत क्रिटिकल है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए नोट करने वाला है। यूटीज का गठन हुआ 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। एकदम। और संविधान का आर्टिकल 1 भी याद रखना चाहिए। वो भारत के क्षेत्र को 3 कैटेगरीज में बांटता है: राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में एक्वायर कर सकती है। एक और बात, कई यूटीज बाद में पूर्ण राज्य भी बन गए। हाँ, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब पहले यूटीज ही थे। आज की तारीख में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर मेंस के नजरिए से सोचें तो एक सवाल ये उभरता है, केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के पीछे मुख्य संवैधानिक और प्रशासनिक तर्क क्या थे और क्या वो तर्क आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं? बहुत अच्छा सवाल है। विश्लेषण करें तो लगता है कि केंद्र सरकार को कुछ विशेष क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण रखने की जरूरत महसूस हुई। शायद लगा कि उन्हें राज्यों जैसी पूरी ऑटोनॉमी देना ठीक नहीं होगा, उनकी खास परिस्थितियों की वजह से। हाँ, जैसे राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासन हो गया, या दूर दराज के द्वीप समूह, या सीमावर्ती इलाके, या फिर कुछ छोटे समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान। बिल्कुल। और ये कारण आज भी काफी हद तक प्रासंगिक है, खासकर नेशनल सिक्योरिटी और राजधानी क्षेत्र के प्रशासन जैसे मुद्दे। तो मेंस के लिए की टेकअवेज क्या हुए? यूटीज बनाने के कारण राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामरिक और केंद्र के सीधे नियंत्रण की जरूरत। ठीक है, तो ये तो हो गई यूटीज के बनने की कहानी। अब आते हैं इनके प्रशासन पर। ये राज्यों से अलग कैसे है? यहीं पर केंद्र और यूटीज का रिश्ते का कोर समझ आता है। हाँ, सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण। संविधान का आर्टिकल 239 साफ कहता है कि हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाया जाएगा। और ये प्रशासक जो है वो राज्य के गवर्नर की तरह नहीं होता। ये समझना क्रूशल है। मतलब गवर्नर राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है। उसकी जवाबदेही सीधे राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार के प्रति होती है। अच्छा, ये बड़ा अंतर है। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए एक और फैक्ट, इस प्रशासक का पदनाम माने डेजिग्नेशन हर यूटी में अलग अलग हो सकता है। कहीं इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कहते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जीएनके, लद्दाख में। जी, और कहीं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जैसे चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप में। पहले कहीं कहीं चीफ कमिश्नर भी होते थे, पर नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करते हैं। और विधायी शक्तियों का क्या मतलब, कानून बनाने की पावर? ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
संसद को यूनियन टेरिटरीज के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, चाहे वो विषय यूनियन लिस्ट में हो, स्टेट लिस्ट में हो या कंकरेंट लिस्ट में। यानी स्टेट लिस्ट पर भी संसद कानून बना सकती है यूटीज के लिए। ये तो राज्यों के मामले से बिल्कुल अलग है। एकदम। राज्यों के मामले में सामान्य परिस्थितियों में स्टेट लिस्ट पर सिर्फ राज्य विधानमंडल ही कानून बनाता है। संसद की ये व्यापक शक्ति यूटीज के एकात्मक मतलब यूनिटरी कैरेक्टर को दिखाती है। तो इसका मतलब साफ है कि यूटी की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता राज्यों की तुलना में काफी कम है। हाँ जी, और सभी यूटीज का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी एक जैसा नहीं है। कैसे? कुछ यूटीज हैं जिनका प्रशासन पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से ही चलता है, जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख। और दूसरी तरफ है पुडुचेरी, दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर। यहाँ अपनी चुनी हुई विधानसभा भी है और मंत्रिपरिषद भी। यहीं पर शायद वो सवाल उठता है जिसकी आप बात कर रही थी, खासकर उन यूटीज में जहां विधानमंडल नहीं है। हाँ, कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर की इतनी शक्तियां और केंद्र का सीधा नियंत्रण हमेशा स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से मेल खाता है? क्या कभी टकराव नहीं होता? ये मेंस के लिए सोचने का मुद्दा है, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस लोकल एस्पिरेशंस। सही। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? आर्टिकल 239, एडमिनिस्ट्रेटर का पदनाम, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और संसद की तीनों सूचियों पर कानून बनाने की शक्ति यूटीज के लिए। बिल्कुल, और बिना विधानमंडल वाले यूटीज के उदाहरण भी। चलिए अब उन यूटीज की बात करते हैं जहां विधानमंडल है, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। सवाल यह है कि इन्हें यूटी रखते हुए विधानसभा क्यों दी गई? इसके पीछे दोहरा विचार था। एक तो स्थानीय लोगों को स्वशासन में भागीदारी देना, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। हाँ, और दूसरा केंद्र का नियंत्रण भी बनाए रखना। एक तरह का हाइब्रिड मॉडल कह सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 239A संसद को ये शक्ति देता है। इसे 14वें संशोधन 1962 से जोड़ा गया था। ये पुडुचेरी के लिए? हाँ, पुडुचेरी और पहले कुछ और यूटीज के लिए भी था। इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 बना। और दिल्ली का मामला तो हमेशा चर्चा में रहता है। बिल्कुल। दिल्ली के लिए तो संविधान में अलग से स्पेशल प्रोविजंस है, आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB। इन्हें 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 से जोड़ा गया। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी का दर्जा मिला। और दिल्ली की विधानसभा की शक्तियां? दिल्ली विधानसभा स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ज्यादातर विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन, और ये प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, 3 विषय इसके दायरे से बाहर है। कौन से 3? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। इन तीनों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 शायद इसी को और डिटेल में बताता है। जी हाँ। अब एक और दिलचस्प बात है, एलजी की भूमिका को लेकर दिल्ली और पुडुचेरी में। वो कैसे अलग है गवर्नर से? अगर किसी मुद्दे पर एलजी और चुनी हुई मंत्री परिषद में मतभेद हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो एलजी उस मामले को डिसीजन के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और राष्ट्रपति का फैसला फाइनल होगा। यानी एलजी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल। और दिल्ली के लिए तो आर्टिकल 239AB में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भी है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि दिल्ली का शासन संविधान के अनुसार चलाना मुश्किल हो गया है। ये कुछ राज्यों वाले आर्टिकल 356 जैसा है। हाँ, कॉन्सेप्ट वैसा ही है, पर दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में। जम्मू कश्मीर यूटी के लिए भी विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर और पुलिस छोड़कर बाकी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार है। तो प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल्स 239A, 239AA, 239AB बहुत जरूरी हो गए। हाँ, और दिल्ली विधानसभा की शक्तियों की सीमाएं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड और एलजी के राष्ट्रपति को मामला रेफर करने की शक्ति, ये सब की पॉइंट्स हैं। साथ में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। और मेंस के लिए मुझे लगता है यहाँ क्रिटिकल इवैल्यूएशन का स्कोप है। जैसे विधानमंडलों वाले यूटीज, खासकर दिल्ली के विशेष संवैधानिक प्रावधानों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। केंद्र और इन प्रदेशों के बीच शक्ति संतुलन की क्या चुनौतियां हैं? बिल्कुल सही। इसमें दिल्ली के स्पेशल स्टेटस की कॉम्प्लेक्सिटीज, एलजी और चुनी हुई सरकार के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और फेडरलिज्म पर इसके असर का एनालिसिस करना होगा।
ये संतुलन साधना कितना मुश्किल है, ये अक्सर दिखता है। हाँ, ये मुद्दे अक्सर खबरों में रहते हैं और अदालतों तक भी पहुंचते हैं। जी। अच्छा, अब कुछ और प्रावधानों पर भी नजर डालते हैं। क्या राष्ट्रपति के पास भी कुछ खास रेगुलेटरी पावर्स हैं यूटीज के लिए? हाँ है। संविधान का आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को कुछ स्पेसिफिक यूटीज के लिए रेगुलेशंस बनाने की पावर देता है। कौन कौन से यूटीज? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और लद्दाख। इन यूटीज की शांति, प्रगति और सुशासन यानी पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। और इन नियमों की क्या अहमियत होती है? ये नियम संसद के एक्ट के बराबर ही माने जाते हैं और ये संसद के किसी कानून को अमेंड या रिपील भी कर सकते हैं उस यूटी के लिए। पुडुचेरी के लिए भी राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं, पर सिर्फ तब जब वहां की विधानसभा भंग हो या सस्पेंडेड हो। ठीक है, अब जरा न्याय व्यवस्था की बात करें। क्या यूटीज के अपने हाईकोर्ट्स होते हैं? आर्टिकल 241 संसद को अधिकार देता है कि वो किसी यूटी के लिए या तो अलग हाईकोर्ट बना दे या फिर किसी पड़ोसी राज्य के हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस यूटी तक एक्सटेंड कर दे। तो क्या किसी यूटी का अपना हाईकोर्ट है? हाँ, ये प्रीलिम्स का एक क्लासिक सवाल है। दिल्ली एकमात्र यूटी है जिसका अपना हाईकोर्ट है 1966 से। और बाकियों का? जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट है। बाकी यूटीज अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जैसे चंडीगढ़ के लिए पंजाब और हरियाणा एचसी, लक्षद्वीप के लिए केरला एचसी, अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता एचसी और दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव के लिए बॉम्बे एचसी। अच्छा, इसके अलावा सलाहकार समितियों का भी जिक्र आता है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी HMAC जैसी समितियां बनाई हैं। इनकी अध्यक्षता आमतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनमें स्थानीय सांसद, प्रशासक वगैरह होते हैं। ये इन यूटीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े मामलों पर सलाह देती हैं। समझ गया। तो इस सेक्शन से प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 240 राष्ट्रपति की रेगुलेटरी पावर और संबंधित यूटीज, आर्टिकल 241 यूटीज के लिए एचसी, दिल्ली एचसी का स्टेटस और कौन सा यूटी किस एचसी के अंदर आता है, ये सब जरूरी है। हाँ, और एडवाइजरी कमिटीज का कॉन्सेप्ट भी। मेंस के लिए ये दिखाता है कि कुछ यूटीज के लिए स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अरेंजमेंट्स की जरूरत क्यों समझी गई। तो अब तक की पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दो बिल्कुल अलग तरह की इकाइयां हैं। बिल्कुल। द फंडामेंटल डिफरेंस लाइज इन देयर रिलेशनशिप विद द सेंटर। हाँ, राज्यों का केंद्र के साथ संबंध संघीय है, फेडरल है, शक्तियों का बंटवारा है, राज्य अपने दायरे में ऑटोनोमस हैं, है ना? हाँ। हालांकि इंडियन फेडरलिज्म में सेंटर इज स्ट्रांग। सही कहा। जबकि यूटीज का केंद्र के साथ रिश्ता एकात्मक है, यूनिटरी है। वो सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन और नियंत्रण में है। लक्ष्मीकांत की किताब में टेबल 41.2 है, वो इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। हाँ, उस टेबल के मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, राज्यों में ऑटोनॉमी ज्यादा है, यूटीज में कम। राज्य का प्रमुख गवर्नर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। यूटी का प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटर है जो राष्ट्रपति का एजेंट है। एग्जीक्यूटिव पावर भी राज्यों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में निहित होती है गवर्नर के नाम पर, जबकि यूटीज में ये अल्टीमेटली राष्ट्रपति में निहित है एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए। और लेजिस्लेटिव पावर्स, उसमें भी बड़ा अंतर है। राज्य विधानसभाएं स्टेट लिस्ट पर कानून बनाती हैं सामान्यतः, पर यूटीज के मामले में जैसा हमने देखा, संसद तीनों लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। हाँ, यहाँ तक कि जिन यूटीज में विधानसभा है वहां भी पार्लियामेंट के कानून को प्रायोरिटी मिलती है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी यूटीज की राज्यों के मुकाबले कम होती है। वो ज्यादातर सेंट्रल ग्रांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो निचोड़ क्या निकला? प्रीलिम्स के लिए फेडरल वर्सेस यूनिटरी रिलेशनशिप, गवर्नर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर और पार्लियामेंट की ओवरराइडिंग लेजिस्लेटिव पावर यूटीज के लिए। बिल्कुल। और मेंस के लिए स्टेट्स और यूटीज के बीच ऑटोनॉमी, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, लेजिस्लेटिव पावर्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में की डिफरेंसेस और इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में यूटीज की यूनिक पोजीशन का एनालिसिस। तो कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही दिलचस्प और यूनिक पहलू है। ये एक तरह से दिखाते हैं कि कैसे भारत ने केंद्रीकृत नियंत्रण और स्थानीय परिस्थितियों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। हाँ, हालांकि ये बैलेंस हमेशा परफेक्ट नहीं रहा है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, संवैधानिक स्थिति, खासकर दिल्ली जैसे मामलों में लगातार राजनीतिक बहस और जुडिशियल स्क्रूटनी का विषय बनी रहती है। केंद्र और इन प्रदेशों के बीच अधिकारों का टकराव आम बात है। सही कहा।
तो आज की इस चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, स्थानीय आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। हाँ, तो क्या केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा प्रशासनिक मॉडल में और सुधार या लचीलेपन की जरूरत है? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को इन क्षेत्रों में और मजबूती मिले, बिना उनकी खास जरूरतों को अनदेखा किए? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और हाँ, लक्ष्मीकांत के इस अध्याय को फिर से पढ़ना और पिछले सालों के रेलेवेंट क्वेश्चंस मतलब PYQs हल करना आपकी तैयारी को और धार देगा। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.